नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान का इकाई 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण शुरू करने जा रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए शुरू करने से पहले यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो नहीं समझ में आता है उसको कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन, देखिए आपके सामने भौतिक परिवर्तन लिखा गया है। तो देखिए परिवर्तन सबसे पहले हम जानेंगे परिवर्तन होता क्या है। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है परिवर्तन। तो देखिए परिवर्तन क्या होता है। हमारे आसपास अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे फलों का पकना। जैसे इस समय आम देखने को अधिकतर मिल रहे हैं, तो पेड़ों में आम अभी कच्चे हैं, कुछ दिनों बाद पक जाएंगे, तो एक प्रकार का परिवर्तन है। दूध का फट जाना, दूध रखे रहते हैं गर्मी के दिनों में, कुछ समय यदि उसको गर्म न किया जाए तो फट जाता है। दूध से दही के रूप में बदलना, ये क्या है, एक प्रकार का परिवर्तन है। तो चलिए इसी परिवर्तन को देखते हुए वैज्ञानिकों ने परिवर्तन को दो भागों में बांटा है। सबसे पहला होता है भौतिक परिवर्तन और इसके बाद आता है रासायनिक परिवर्तन। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, उसके बाद से हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो आइए हम भौतिक परिवर्तन को आसानी से ध्यानपूर्वक समझते हैं। देखिए लिखा गया है वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों की भौतिक अवस्था जैसे रंग, आकृति, अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? रंग में, आकृति में, अवस्था में परिवर्तन होता है, परंतु उसके द्रव्यमान एवं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके द्रव्यमान और रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इस परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे उदाहरण में देखिए बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना। यहाँ पे छूट गया है, देखिए जल का वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना। तो अब इसको ध्यानपूर्वक हम समझेंगे। चलिए वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थों की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था देखिए रंग। तो यदि हम बर्फ को ले लें, बर्फ का पिघलना हम उदाहरण में लिए, तो बर्फ को देखें तो बर्फ का रंग श्वेत होता है। आप देखते हैं कि बर्फ को जमने के बाद श्वेत रंग का हो जाता है। तो यदि उसका रंग देखें तो पहले तो जल रहता है, बर्फ है, मानिए बर्फ है। अब बर्फ से यदि वह परिवर्तन होगा तो जल में होगा, यदि जल में होगा तो रंगहीन हो जाएगा। आकृति क्या है? आकृति यदि इतना बड़ा बर्फ का टुकड़ा लें तो उसकी आकृति त्रिभुजाकार, जो भी हम जिस आकृति की ले सकते हैं लेंगे, और वो पिघलने के बाद किस आकृति में ढल जाएगा, जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र का आकृति ले लेगा, यानी वह द्रव अवस्था में हो जाएगा। अवस्था क्या हो जाएगी? द्रवीय हो जाएगी। अवस्था हमारी क्या हो जाएगी? द्रवीय, यानी वो जल के रूप में बदल जाएगा, यानी द्रव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो एक किसमें परिवर्तन हो जाएगा, बर्फ का पिघल के किसमें परिवर्तन होगा? द्रव में परिवर्तन हो जाएगा, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए परंतु उसके द्रव्यमान, यदि एक बर्फ का टुकड़ा लें और उसका वजन लगभग 200 ग्राम लें और उसको पिघलने के बाद उस जल को और उस बर्फ के टुकड़े को दोनों को माप लिया जाए, दोनों को नापा जाए, तो कितना होगा? दोनों का भार बराबर ही होगा। रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और उसके जो आंतरिक संगठन है, रासायनिक संगठन है उसके अंतर्गत, उसमें क्या होगा? कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी बदलाव नहीं आएगा, कोई भी चेंजेज नहीं आएगा। तो एक क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। और इसमें खास बात एक ये है, इसमें इस परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तन होगा। जैसे बर्फ का पिघलना,
अभी बर्फ का पिघलना आप लोग समझ चुके हैं, इसी तरह से होता है जल का वाष्प में बदलना आदि। अब इस भौतिक परिवर्तन को आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अब इसके बाद से हम समझेंगे क्या, रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए अब रासायनिक परिवर्तन को अभी हम समझेंगे। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ उसके द्रव्यमान तथा रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इस परिवर्तन में नए पदार्थ का भी निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का भी निर्माण होता है। बने हुए नए पदार्थ के गुण, संरचना आदि मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। उदाहरण में दूध से दही बनना, फलों का पकना आदि। अब चलिए इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। परिभाषा हमारा यह है, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुण यानी गुण क्या है, पदार्थ का गुण क्या हो सकता है, उसका रंग हो सकता है, उसकी आकृति हो सकती है और उसकी अवस्था हो सकती है। ठीक, उसके गुण आप समझ गए। उसके बाद उसके द्रव्यमान यानी उसके भार, उसके वजन में। रासायनिक संगठन यानी उसके जो संगठन है जिससे वह गठन में है, उसको क्या बोलेंगे हम, रासायनिक संगठन, यानी वो जिससे गठित हुआ है। क्या हो गया, इन सभी चीज़ों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। किस में, पदार्थ के गुण, रंग, आकृति, अवस्था में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होगा। क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। चलिए अब इसके बाद इस परिवर्तन में नए पदार्थ का भी निर्माण होता है। हम भौतिक अवस्था में पढ़े थे, उसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता था, परंतु इसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा। और इसमें जो नया पदार्थ बनेगा, बने हुए नए पदार्थ के, यानी जो भी हमारा नया पदार्थ बनेगा उसके गुण क्या हो सकते हैं, अभी बताए हैं, रंग, आकृति, अवस्था, इसमें और संरचना यानी उसकी बनावट कैसी, संरचना कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है आदि। मूल पदार्थ क्या हो जाएगा, जैसे यदि हम दूध से दही बनने का उदाहरण देखें तो मूल पदार्थ जो होगा वो दूध होगा, और दूध से जो दही बनेगा वह क्या होगा, मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा। क्या होगा, मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा। अब उदाहरण से ध्यान से समझिए, दूध से दही बनना, दूध हमारा मूल पदार्थ है, दूध क्या है, मूल पदार्थ है। अब हम दूध से दही जमाएंगे। अब दूध से जब दही जमेगा तो कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि उसके गुण में परिवर्तन हो जाएगा, द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाएगा। अब दूध से दही बन गया, एक नया पदार्थ बना के नहीं बन गया। ठीक, अब क्या होगा, इसके गुण में परिवर्तन हो जाएगा, होगा कि नहीं, अवश्य होगा। ठीक, इसके संरचना में परिवर्तन हो जाएगा, और जो मूल पदार्थ हमारा दूध था उससे बिल्कुल भिन्न होगा, दूध से बिल्कुल भिन्न होगा। और इस उदाहरण में फलों का पकना भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम आगे अभी पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। तो अब रासायनिक अभिक्रिया शुरू करते हैं। चलिए अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया को ध्यानपूर्वक समझेंगे। लिखा है, वह प्रक्रिया जिसमें कोई मूल पदार्थ रासायनिक परिवर्तन द्वारा अस्थायी रूप से एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अब रासायनिक अभिक्रिया को हम पहले ध्यानपूर्वक समझते हैं। वह प्रक्रिया कोई एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें कोई मूल पदार्थ
एक पदार्थ होगा जो मूल होगा, यानी वही मुख्य पदार्थ होगा। रासायनिक परिवर्तन द्वारा, रासायनिक परिवर्तन आप लोग पढ़ चुके हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के द्वारा अस्थायी रूप से एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाएगा। उसमें क्या होगा, एक नए पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एक मूल पदार्थ रहेगा और जब उसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक नए पदार्थ के रूप में बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे वो क्या कहलाएंगे, उसे हम कहेंगे अभिकारक। उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के पश्चात बनेंगे, अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनेंगे, नए पदार्थ जो परिवर्तित होंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्पाद। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसमें जो भी पदार्थ भाग लेंगे उसको अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होंगे उसको उत्पाद कहेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझें तो देखिए, दिया है 2Mg+O2, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी इसको सफ़ेद चूर्ण भी बोल सकते हैं। अब देखिए, इसमें अभी हम कहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाएंगे, अभिकारक। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में ये दोनों पदार्थ क्या कर रहे हैं, अपनी सहभागिता दे रहे हैं, यानी भाग ले रहे हैं, तो क्या होंगे, अभिकारक। और जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो जो नया पदार्थ हमारा बनेगा, जो पदार्थ में परिवर्तन होगा, वो क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। जो नया पदार्थ बनेगा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो आज का बस आज इतना ही। अब इसके बाद अगला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।